अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपको वेलकम करता हूँ शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के। तो 9th क्लास केमिस्ट्री के ना हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे। 9th क्लास हम केमिस्ट्री के ना चैप्टर, ठीक है। आज के दिन हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 के बारे में। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग जब ये पढ़ लेंगे तो हमारे एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे और हमें एमसीक्यू समझ आ जाएंगे, फिर हमें उसको आंसर करने में मज़ा आएगा। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। मुस्लिम साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन है, मुसलमान साइंसदानों की क्या खिदमात हैं, ज़रा हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो हमसे पूछा जा सकता है वो है राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को हमने बताना है। तो मुसलमान साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन के अंदर केमिस्ट्री की कंट्रीब्यूशन क्या है मुसलमान साइंसदानों की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट में जाबिर बिन हय्यान के बारे में। जाबिर बिन हय्यान इतना इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के, इनको कहा जाता है फादर ऑफ अल केमी, यानी कि पुराने ज़माने में केमिस्ट्री का नाम था अल केमी, अल कीमिया कहा जाता था अरबी के अंदर इसको। तो जाबिर बिन हय्यान जो है बेसिकली वो फादर ऑफ अल कीमिया माने जाते हैं, यानी कि केमिस्ट्री के अब्बू माने जाते हैं, ये केमिस्ट्री के वालिद माने जाते हैं पुरानी केमिस्ट्री के, अल केमिया। तो इन्होंने क्या किया था, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने सबसे पहली केमिस्ट्री लैब बनाई थी। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे मेथड्स डिस्कवर किए थे। उन मेथड्स के अंदर ये डिस्कवर किया था कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनकी ओर्स में से। मेटल्स को उनकी ओर्स में से कैसे निकाला जा सकता है, कोई भी मेटल जब निकलता है तो वो इम्प्योर फॉर्म के अंदर होता है, तो उस इम्प्योर फॉर्म से मेटल को कैसे अलग किया जाता है, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स, इन्होंने मेथड्स को डिस्कवर किया था। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इन्वेंट किए थे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स क्या बनाने के, नाइट्रिक एसिड बनाने के, HNO3 कहलाता है नाइट्रिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाइट लीड बनाने के इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मेथड्स डिस्कवर किए थे किस तरह से नाइट्रिक एसिड बनाया जा सकता है, किस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि नमक का तेजाब बनाया जा सकता है, और वाइट लीड बनाया जा सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर पे अल राज़ी की। अल राज़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल राज़ी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल राज़ी जो थे वो एक फिजिशियन थे, यानी कि एक आप ये कह लें कि सर्जन भी थे, एक डॉक्टर भी थे, और अल राज़ी एक केमिस्ट भी थे, एक फ़िलासफ़र भी थे, वो फ़िलासफ़ी के ऊपर भी बात करते थे, और ये एक्सपर्ट सर्जन थे। सही है ना। अल राज़ी की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, अल राज़ी की कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने सबसे पहले अफ़ीम बनाई। ओपियम, ओपियम कहा जाता है अफ़ीम को, ओपियम इज कॉल्ड, ओपियम कहा जाता है किस चीज़ को, अफ्यून को कहा जाता है अफीम। सही ना। जिसको हम चर्च से भी समझ सकते हैं कि चर्च के तरीके से होती है, एक अफीम नशा ही होता है। उन्होंने सबसे पहले ओपियम को, अफीम को यूज़ किया एनेस्थीसिया के तौर पे, बेहोश करने के लिए उन्होंने अफीम को यूज़ किया, एनेस्थीसिया के तौर पे इन्होंने यूज़ किया। उसके बाद इन्होंने सब्सटेंसेस को डिवाइड किया किस चीज़ की बेसिस पर, लिविंग और नॉन लिविंग बेसिस के ऊपर, कि कौन से कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, कौन से कंपाउंड्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। फिर उन्होंने अल्कोहल को प्रिपेयर किया फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, कि फर्मेंटेशन से अल्कोहल कैसे बनाया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अलबैरूनी के बारे में। जो अलबैरूनी है ये बहुत बहुत काबिल इंसान है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के मैथमेटिशियन थे। सही ना, मैथमेटिक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। इन्होंने फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने मेटाफिजिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, तो इन्होंने केमिस्ट्री में कैसे कंट्रीब्यूट किया है कि इन्होंने बहुत सारे सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ को मालूम किया है, बहुत सारे सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ को इन्होंने डिटरमिन किया है। और ये पहले शख्स है जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेजर किया था कि अर्थ का सरकमफेरेंस कितना होना चाहिए। फिर उन्होंने बहुत सारे सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी फाइंड आउट किया कि बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, यानी कि अर्थ एक तरीके से उनको किस ग्रेविटी से खींचती है, आसान अल्फाज के अंदर। अब हम बात करेंगे इब्ने सीना के बारे में। इब्ने सीना जो थे, इब्ने सीना भी एक डॉक्टर थे, बहुत काबिल किस्म के डॉक्टर थे इब्ने सीना। तो इब्ने सीना ने क्या किया, इब्ने सीना जो थे वो बेसिकली एक एक्सपर्ट फिजिशियन थे, यानी कि काबिल किस्म के डॉक्टर थे बहुत। और इन्होंने मेडिसिन की फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया, इन्होंने फिलासफी के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है, मैथमेटिक्स के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और एस्ट्रोनॉमी में, यानी कि जो सैयारों की जो मालूमात है, चांद सितारों की जो मालूमात है, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। अगर हम बात करें केमिस्ट्री में इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो केमिस्ट्री में इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने बहुत सारे 760 मेडिसिन के बारे में, 760
750 से ज़्यादा मेडिसिन के बारे में इन्होंने उनकी कॉम्पोजिशंस बताई हैं दवाइयों की, कॉम्पोजिशंस के वो किन किन चीज़ों से मिलके बनती हैं दवाइयाँ, और साथ साथ में वो दवाइयाँ काम कैसे करती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। इन्होंने 760 मेडिसिन के बारे में सब कुछ बताया, कॉम्पोजिशन उन्होंने बताई, फंक्शन इन्होंने बताया, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी बीमारियों की इलाज के लिए नई बीमारियां इन्वेंट की हैं, ठीक है। और ना सिर्फ ये है कि इन्होंने दवाइयाँ बनाई हैं, बल्कि इन्होंने इस आइडिया को भी रिजेक्ट किया कि जो है ना किसी भी बेस मेटल को हम गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। असल में पुराने ज़माने के जो लोग थे ना, उनको लगता था कि जड़ी बूटियों से सोना बनाया जा सकता है। तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई, कोई जड़ी बूटियों से कोई सोना वोना नहीं बन सकता, ये फालतू की बातें हैं, किसी भी जड़ी बूटी से कोई सोना नहीं बन सकता। इन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया। तो ये पहले शख्स थे जिन्होंने इल्म से, यानी कि नॉलेज से लॉजिकल होके काम किया, रैशनल होके काम किया, ठीक है। यानी किसी अंधी तकलीफ के पीछे नहीं पड़े। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न साइंटिस्ट के बारे में, यानी मॉडर्न साइंटिस्ट के बारे में, जो कि आज के दौर के करीब करीब के साइंटिस्ट हैं। उनके बारे में बात करेंगे, उन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट बॉयल के बारे में बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे। जो रॉबर्ट बॉयल हैं, रॉबर्ट बॉयल को फादर माना जाता है मॉडर्न केमिस्ट्री का। रॉबर्ट बॉयल को माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री का इनको फादर माना जाता है, मॉडर्न केमिस्ट्री का बाप कह सकते हैं हम इसको। तो क्योंकि रॉबर्ट बॉयल ने बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर एक तरह से नए रूप फूंक दी। इनके मशहूर मशहूर कामों के अंदर सबसे पहला काम क्या है कि इन्होंने गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है। गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, और उन्होंने साथ साथ में एक रिलेशन डिस्कवर किया किसके दरमियान में, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में। उन्होंने कहा कि जो बेसिकली गैस है, वॉल्यूम गैस का जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ये बेसिकली रिलेशन इन्होंने डिस्कवर किया। अच्छा, इसके अलावा इनके क्या क्या काम है, इसके अलावा भी इनके बहुत सारे काम है रॉबर्ट बॉयल के। लेकिन अब हम बात करेंगे ज़रा सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे जोसेफ ब्लैक के बारे में। जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की स्टडी दी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किस तरीके से बिहेव करती है, जोसेफ ब्लैक ने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे जोसेफ प्रेस्ली की। जो जोसेफ प्रीस्ली हैं, उन्होंने ऑक्सीजन गैस को डिस्कवर किया, उन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डिस्कवर किया, और उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस को डिस्कवर किया। इन्होंने इन तीन गैसेस को डिस्कवर किया, ऑक्सीजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेसिकली ऑक्सीजन गैस ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन गैस पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि एमसीक्यूज के अंदर कि ऑक्सीजन गैस को किसने डिस्कवर किया था। तो आप ये नाम याद रख लीजिए, जोसेफ प्रीस्ली, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शील की। शील ने किसको डिस्कवर किया, शील ने डिस्कवर किया क्लोरीन गैस को। हेनरी कैवेंडिश ने किस चीज़ को डिस्कवर किया, हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन गैस को। न सिर्फ इन्होंने हाइड्रोजन गैस को डिस्कवर किया था, बल्कि इन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को भी कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ साइंटिस्ट की, जिनका नाम है लेवोजियर। लेवोजियर ने डिस्कवर किया कि ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारी हवा में 1/5 है, यानी कि तकरीबन 20% के करीब करीब है हमारी एयर के अंदर। ऑक्सीजन गैस जो है वो तकरीबन 1/5 है, 20% के करीब करीब है, ज़्यादा नहीं है। इन्होंने साथ साथ में क्या इन्वेंट किया, इन्होंने फिजिकल बैलेंस इन्वेंट किया। फिजिकल बैलेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग वेट को नाप सकते हैं, ठीक है। अब हम जॉन डल्टन की बात करते हैं। जॉन डल्टन ने क्या किया, जॉन डल्टन जो है बेसिकली इन्होंने एटॉमिक थ्योरी पेश करी थी 1803 के अंदर। 1803 के अंदर इन्होंने पेश करी थी क्या चीज़, एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने कहा था कि एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, और इससे छोटा पार्टिकल कोई नहीं है। एटम इनविजिबल है, एटम को ना देखा जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है। बाद में जाके ये थोड़ा सा गलत भी साबित हुआ, लेकिन बहरहाल इससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा मिला था। अब बात करते हैं जे जे बर्जीलियस की। तो जे जे बर्जीलियस ने काम किया था, आज के दिन हम जितने भी एलिमेंट्स को देखते हैं ना, उन एलिमेंट्स के सिंबल्स को देखते हैं, और उनके फॉर्मूलाज के अंदर जो एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं, तो उनको देखते हैं। ये सब इंट्रोड्यूस किया था जे जे बर्जीलियस ने। ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ मेकिंग सिंबल्स। उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को सिंबल्स के साथ में इंट्रोड्यूस किया, और उन कंपाउंड्स के जो फॉर्मूलाज बनाए, उन फॉर्मूलाज के अंदर भी सिंबल्स को ही यूज़ किया ताकि समझने में आसानी रहे। तो जे जे वर्जीलियस के पीछे, जे जे वर्जीलियस के ऊपर सहरा जाता है कि उन्होंने सिंबल्स को इंट्रोड्यूस किया, या कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज को इंट्रोड्यूस किया। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे मेंडलीव के बारे में। तो मेंडलीव ने क्या डिस्कवर किया? मेंडलीव ने बेसिकली पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया। उसने एलिमेंट्स को पीरियोडिकली अरेंज किया पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर। पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर उसने अरेंज किया एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस के हिसाब से। अब उसके बाद आर्हीनियस की बात करते हैं। आर्हीनियस ने काम किया क्या? आर्हीनियस ने आयोनिक थ्योरी पेश करी थी, और इसने आर्हीनियस ने क्या किया था? एसिड और बेसिस की थ्योरी भी पेश करी थी। यानी कि एसिड्स किस तरह से बिहेव करते हैं, बेसिस किस तरह से बिहेव करते हैं, एसिड्स क्या होंगे, बेसिस क्या होंगे, ये इसने पेश करा था आर्हीनियस ने। ठीक है। अब हम बात करेंगे माइकल फैराडे के बारे में। तो माइकल फैराडे जो है, माइकल फैराडे ने भी आयोनिक थ्योरी पेश करी थी। इन्होंने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पेश करे थे, इलेक्ट्रोलिसिस के लॉज। और इन्होंने साथ साथ में एक्सप्लेन किया था किस चीज़ को? इलेक्ट्रिक करंट को सॉल्यूशंस के अंदर किस तरह से पहुंचाया जा सकता है, सॉल्यूशंस के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास किया जा सकता है और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये सब इन्होंने एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह, टिन प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग, ये सब माइकल फैराडे की वजह से ही मुमकिन हो पाई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एवागाड्रो के बारे में। एवागाड्रोज नंबर बड़ा मशहूर है। एवागाड्रोज नंबर मैं लिख देता हूँ। एवागाड्रोज नंबर बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये एवागाड्रोज की हाइपोथेसिस के हिसाब से भी आया था। एवोगाड्रोस नंबर होता है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। बेसिकली हुआ क्या कि इन्होंने बोला कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स की तादाद को गिनने की कोशिश करेंगे, तो हमें तो भाई एक साल के अंदर तो हम ये नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमें तो लाखों साल लग जाएंगे सिर्फ एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने में। तो इन्होंने बोला कि भाई इस तरह से कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल होगी, हम इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे। बल्कि हम इन्होंने बोला कि भाई हम एक हाइपोथेसिस रख लेते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो एक मोल होगा वो 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स के बराबर होगा। किसी भी सब्सटेंस का जो एक मोल होगा वो इतने पार्टिकल्स के बराबर होगा। तो ये नंबर कहलाया अवोगाड्रो नंबर, जिसके बाद कैलकुलेशंस करना आसान हो गया केमिकल्स की। तो आइए जरा इसके बारे में पढ़ते हैं इन्होंने क्या कहा। तो इन्होंने कहा एवोगाड्रो ने he found and discovered a relation between the volume and number of molecules of gas। बेसिकली इन्होंने क्या किया? इन्होंने वॉल्यूम के दरमियान में और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक रिलेशन डिस्कवर किया, और फिर उसके बाद उन्होंने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को एक मोल के अंदर के किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इन्होंने कैलकुलेट किया और उस नंबर को नाम दिया इन्होंने एवोगाड्रोस नंबर। वो नंबर कहलाता है वो नंबर डिनोट किया जाता है एन ए से। एवोगाड्रो नंबर को एन ए से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। अब हम बात करेंगे 13th पे गे लुसेक की। गे लुसेक ने क्या किया था? इन्होंने कहा था कि एक लॉ पेश किया था। उन्होंने लॉ पेश किया था कि बहुत सारी गैसेस आपस में कितने वॉल्यूम के थ्रू आपस में कंबाइन करेंगी। तो इनका जो लॉ है वो लॉ कहलाता है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। अच्छा, इसके बाद डुलैंग की बात करते हैं। जो डुलैंग है, इन्होंने पेटिट के साथ में स्टडी करी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ हीट एनर्जी के ऊपर इन्होंने हीट एनर्जी की खसूसियात के ऊपर इन्होंने स्टडी करी। और इसी तरह से हम पेटिट की बात करते हैं। पेटिट ने क्या किया? रिलेटिव एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस की डिटर्मिनेशन करी कि किस सब्सटेंस का कितना एटॉमिक मास होना चाहिए और किसी भी मॉलिक्यूल का कितना मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। तो इसके ऊपर इन्होंने स्टडी करी। अब हम बात करते हैं जेजे थॉमसन के बारे में। तो जेजे थॉमसन ने क्या किया? जेजे थॉमसन ने बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। इन्होंने कैथोड रेस को डिस्कवर किया, और ना सिर्फ कैथोड रेस को डिस्कवर किया बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कवर किया, और इलेक्ट्रॉन का ई बाय एम रेशो निकाला। ई बाय एम रेशो का मतलब है कि चार्ज बाय मास रेशो। ई बाय एम रेशो का मतलब होता है चार्ज बाय मास रेशो, के एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है और उसका मास कितना है, उसका रेशो निकाला। ये कहलाता है ई बाय एम रेशो। तो ये जेजे थॉमसन ने किया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? हेनरी बैक्यूरेल के बारे में। तो हेनरी बैक्यूरेल ने बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया। ठीक है। अगर हम अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात करेंगे, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव रेस को डिस्कवर किया था और इन्होंने एटॉमिक मॉडल पेश किया था। ही proposed अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इन्होंने एटॉमिक मॉडल पेश किया था, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। साथ साथ में इन्होंने रेडियो एक्टिव रेस को डिस्कवर किया था, वो भी लिख देता हूँ, आपकी मर्जी आप याद करें या ना करें। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव रेस को डिस्कवर किया था। रेडियो एक्टिव रेस को डिस्कवर करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया था। सही ना? तो ये सीन है।
अब हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, नील बोहर के बारे में। तो नील बोहर ने कहा था कि न्यूक्लियस की सराउंडिंग में, बेसिकली न्यूक्लियस की सराउंडिंग में क्या होता है, फिक्स एनर्जी लेवल्स होते हैं या फिक्स एनर्जी ऑर्बिट्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो नील बोहर ने भी अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आज के दिन हम लोग बात करेंगे एमसीक्यूज के बारे में, ठीक है। एमसीक्यूज एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए, क्योंकि एमसीक्यूज हमारे सेक्शन ए के अंदर आते हैं। एक नंबर का एक एमसीक्यू होता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे फर्स्ट एमसीक्यू की, पहले नंबर पे जो एमसीक्यू है उसमें कहा जा रहा है इथाइल अल्कोहल को सबसे पहले किसने प्रिपेयर किया था। तो इथाइल अल्कोहल को सबसे पहले प्रिपेयर करने वाले शख्स का नाम था अल राजी। बिल्कुल सही पहचाने आप, बिल्कुल सही पहचाने, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त। तो अल राजी यहाँ पे हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है विच वन ऑफ दीज was the first to use opium as anesthesia। इनमें से कौन सा शख्स ऐसा था जिसने सबसे पहली बार अफीम को एनेस्थीसिया के तौर पे यूज किया। मैं आपको 3 तक की गिनती का काउंट देता हूँ, आपने उसके और दौरान पकड़ना है 1 2 3। और आपने बिल्कुल सही पहचाना है, बिल्कुल सही, बेहतरीन। आपने ऑप्शन जो पहचाना है वो है अल राजी। अगर आपने कोई और ऑप्शन पहचाना था तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। अल राजी वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहली बार अफीम को यूज किया एज एनेस्थीसिया। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सी गैस है जिसको स्टडी किया था जे ब्लैक ने। तो जे ब्लैक ने स्टडी किया था कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है हु डिस्कवर्ड द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। किसने एलिमेंट्स की पीरियोडिक अरेंजमेंट करी, बहुत सारे एलिमेंट्स को पीरियड्स के अंदर अरेंज किया। तो इसका सही आंसर क्या है, 1 2 3। बहुत बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं। मेंडलीव, मेंडलीव हमारा सही आंसर है। और अगर आपको कोई और आंसर तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यू में पढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 5 में। यहाँ पे कहा जा रहा है शील डिस्कवर्ड। शील ने इस गैस को डिस्कवर किया। मैं आपको अगेन 3 तक गिनती का टाइम देता हूँ। आपने प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा आंसर सही है इसके अंदर, और उसको नोट कर लेना है। 1 2 3। बिल्कुल सही पहचाने भाई, आप बिल्कुल सही पहचाने, क्लोरीन हमारा सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है विच ऑफ दीज साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। कौन से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इसका सही आंसर, अरे भाई बिल्कुल सही पहचाने यार, क्या बात है यार आपकी, जाबिर बिन हय्यान इसका सही आंसर है। ऐसा लग रहा है जैसे आप शाची ग्रुप से ना, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तभी आपकी केमिस्ट्री इतनी बढ़िया, आप फौरन फौरन सही सही आंसर कर रहे हैं। तो बस समझ गया कि आप शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल से ही पढ़ रहे हैं या शाह जी से पढ़ रहे हैं, तो आपकी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की। तो हु स्टडीड द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन डिटेल। किसने इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस डिटेल में पढ़ा था। तो बिल्कुल सही यार, यार क्या है यार, आप तो बिल्कुल सही, सारे आंसर सही सही बता रहे हैं। इसका सही आंसर है फेराडे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि लेव्यूजियर ने क्या काम किया था। लेव्यूजियर ने क्या काम किया था, आपने बताना है। सोचो सोचो सोचो, ये मुझे लग रहा है मुश्किल है, आप इसमें फंसेंगे फंसेंगे फंसेंगे। फंस गए फंस गए। तो मैं आपको बताता था, लेवुजियर ने क्या किया था, ऑक्सीजन को, उसने बताया था ऑक्सीजन हमारी एयर के अंदर, हमारी हवा के अंदर 1/5 है। ये काम किया था लेवुजियर ने। जबकि एटॉमिक थ्योरी किसने पेश करी थी, एटॉमिक थ्योरी पेश करी थी जॉन डेल्टन ने। जॉन डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश करी थी, इसलिए ये हमारा सही आंसर नहीं है। जबकि जो सिंबल्स, एलिमेंट्स के सिंबल्स की बात है, वो पेश करने वाले शख्स का नाम था बर्जीलियस, और इसीलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। और एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करने वाले शख्स का नाम था मेंडलीव। तो यहाँ पे मेंडलीव के बारे में बात भी नहीं हो रही, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, मैडम क्यूरी डिड वैल्यूएबल रिसर्च इन मैडम क्यूरी ने किस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी, मैडम क्यूरी ने रिसर्च करी थी रेडियो एक्टिविटी के अंदर। बेसिकली ये वो पॉइंट था जो कि मुझसे पहले मिस हो गया था, लेकिन चलें अच्छी बात है यहाँ पे कवर अप हो गया। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी में रिसर्च करी थी। आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को किसने बनाया था, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने वाले शख्स का नाम था जाबिर बिन हय्यान। जाबिर बिन हय्यान ने ही सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाया, नाइट्रिक एसिड भी बनाया, और जाबिर बिन हय्यान ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनाया, और इस तरह से इन्होंने वाइट लीड भी बनाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में बात करते हैं, ऑक्सीजन को डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम क्या था। तो ऑक्सीजन को डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम, ऑक्सीजन के बारे में बताने वाले शख्स का नाम नहीं, कि ऑक्सीजन गैस जो है वो एयर के अंदर 1/5 है, वो तो लेवोजियर ने बताया। तो ऑक्सीजन गैस डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम था जोसेफ प्रीस्टली। इनका पूरा नाम लिख देता हूँ, इनका पूरा नाम था जोसेफ प्रीस्टली। सही ना, जोसेफ प्रीस्टली। सही है। आगे बढ़ते हैं। बल्कि पहले मैं कुछ और भी बता देता हूँ, जैसे जे ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में बताया था, शील ने क्लोरीन गैस डिस्कवर करी थी, और कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस डिस्कवर करी थी। ये भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है, मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है रॉबर्ट बॉयल को। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने गैसेस के वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में रिलेशंस भी पेश किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कैवेंडिश ने 1766 में क्या चीज़ डिस्कवर करी थी। तो कैवेंडिश ने 1766 में डिस्कवर करी थी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस डिस्कवर हुई थी 1766 में। आगे बढ़ते हैं। 14 जो हमारा एमसीक्यू है, 14 एमसीक्यू, ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है। इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि शील ने क्या चीज़ डिस्कवर करी थी। तो शील ने डिस्कवर करी थी क्लोरीन गैस। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन गैस किसने डिस्कवर करी थी, तो ऑक्सीजन गैस डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम था जोसेफ प्रीस्टली। जोसेफ प्रीस्टली। ठीक है, और इसी तरह से ओजोन के बारे में प्रिडिक्ट करने वाले शख्स का नाम था, डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम था रदरफोर्ड। और नाइट्रोजन के बारे में डिस्कवर कवर करने वाले शख्स का नाम, बल्कि नहीं, एक गलती हो गई मुझसे। जो नाइट्रोजन को डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम था डैनियल रदरफोर्ड, इनका नाम था डैनियल रदरफोर्ड। और यहाँ पे ओजोन को डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम था चार्ल्स फैब्रे। सही ना, चार्ल्स फैब्रे था इनका नाम, जिन्होंने डिस्कवर किया था। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाना भी ना भूलिएगा। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 6 के साथ और 7 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं हमसे हमारी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।